हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस गरोठा के इस ऑनलाइन बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम देखने वाले हैं भारतीय संसद के अंतर्गत विधेयकों को, कि विधेयक किस प्रकार से पारित किए जाते हैं भारतीय संसद के द्वारा, और विधेयकों को किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे कि धन विधेयक हुआ, साधारण विधेयक हुआ, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक हुआ, और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर में कवर किया गया है। तो बने रहिए इस वीडियो लेक्चर के अंत तक। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बिल को, अर्थात कि विधेयकों को। किसको? विधेयकों को। कितने प्रकार के विधेयक हमारे भारतीय संविधान में वर्णित हैं, उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें 3 प्रकार के विधेयक दिखाई देते हैं, उनको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्या है? साधारण विधेयक। क्या है? साधारण विधेयक। इसे हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। और यहाँ पर देखते हैं, यह है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, इसे हम फाइनेंस बिल कहते हैं। फाइनेंस बिल कहते हैं। और थर्ड नंबर पर जो है, उसे हम कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। क्या कहते हैं? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, अर्थात कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और देखते हैं कि वित्त विधेयक की भी हमें कई श्रेणियां दिखाई देती हैं। तो वित्त विधेयक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं वित्त विधेयक से संबंधित क्या प्रश्न हमारे एग्जाम से बन सकते हैं। वित्त विधेयक को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक अर्थात कि मनी बिल। और इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो आर्टिकल 110A के तहत किया गया है। कहाँ पर? आर्टिकल 110A के तहत किया गया है। और सेकंड देखते हैं फाइनेंस बिल, कैटेगरी फर्स्ट। इसका वर्णन हमें आर्टिकल 117A के तहत देखने को मिलता है। और सेकंड है फाइनेंस बिल, कैटेगरी सेकंड। इसका वर्णन हमें आर्टिकल 117C के तहत देखने को मिलता है। कहाँ पर? आर्टिकल 117C के तहत देखने को मिलता है। तो इसमें क्या अंतर होता है, बेसिकली इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। इसमें सिर्फ हमें मनी संबंधित बातें ही होगी। क्या है? मनी संबंधित, अर्थात कि धन संबंधित ही बातें होंगी। और इसमें उन सभी मुद्दों को शामिल किया जाएगा जो आर्टिकल 110A के तहत वर्णित है। क्या है? आर्टिकल 110A के तहत वर्णित है। इसमें सिर्फ धन की बात की जाएगी और साथ ही साथ इनकम की बात की जाएगी। क्या है? साथ ही साथ इनकम की बात की जाएगी। और फाइनेंस बिल कैटेगरी फर्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर धन प्लस गैर धन दोनों की बात की जाएगी। धन प्लस गैर धन, अर्थात कि जो रुपयों से संबंधित मामले हैं और वो भी जो रुपयों से संबंधित मामले नहीं हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं। क्या करते हैं? शामिल मनी प्लस नॉन मनी संबंधित मामले जितने भी हैं, हम लोग वित्त विधेयक में शामिल करते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है? इनकम प्लस एक्सपेंडिचर संबंधी बातें होती हैं, अर्थात कि जो इनकम और खर्चे संबंधी बातें भी इसमें शामिल होती हैं। हम लोगों ने सिर्फ क्या देखा था मनी विधेयक में कि यह आर्टिकल 110A के तहत वर्णित है और इसमें सिर्फ व सिर्फ धन संबंधित बातें होंगी, अर्थात कि रुपयों से संबंधित बातें होंगी। और साथ ही साथ इनकम से संबंधित भी बातें होंगी। और फाइनेंस बिल फर्स्ट कैटेगरी में क्या है कि इसमें धन से संबंधित तो बातें होगी ही, और साथ ही साथ गैर धन से संबंधित भी बातें होंगी, अर्थात कि मनी से संबंधित बातें होंगी और नॉन मनी से संबंधित भी बातें होंगी। और साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि इनकम संबंधी बात हो रही थी। सिर्फ इसमें इनकम की भी बात होगी और एक्सपेंडिचर की भी बात होगी, खर्चों की भी बात इसमें होगी। इनकम की, आय की भी बात होगी और खर्चों की भी बात होगी। तो आप धन विधेयक और फाइनेंस बिल में मेरे ख्याल से अंतर समझ चुके होंगे। और फाइनेंस बिल सेकेंड कैटेगरी में क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात होती है। क्या होती है?
एक्सपेंडिचर की बात होती है, अर्थात कि सिर्फ और सिर्फ खर्चों की बात होती है। हम लोगों ने क्या देखा, तीनों में अंतर देखा कि जो मनी बिल है उसमें सिर्फ मनी की बात होगी और सरकार की आय की बात होगी, और जो फाइनेंस बिल है वह क्या है, मनी की बात भी होगी और नॉन मनी की भी बात होगी, और साथ ही साथ सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर की भी बात होगी, अर्थात कि आय और खर्चों की भी बात होगी। और फाइनेंस बिल में क्या है कि यह 117C के तहत प्रणीत है और साथ ही साथ इसमें एक्सपेंडिचर की बात होती है, अर्थात कि सरकार के खर्चों की बात होती है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को इससे संबंधित बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आइए देखते हैं कि जो विधेयक है, हम लोग विधेयक किसको बोलेंगे और अधिनियम किसको बोलते हैं, और किसी भी विधेयक को किन किन श्रेणियों से गुजरना होता है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ बहुमत को भी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुमत शब्द जो है बार बार हमारे इस वीडियो लेक्चर में प्रयोग होगा। किस किस को समझने वाले हैं हम लोग, विधेयक को, विधेयक समझने वाले हैं, और क्या समझने वाले हैं, अधिनियम। सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं कि विधेयक क्या है, अर्थात कि बिल क्या है और एक्ट क्या है। बिल और एक्ट क्या अंतर होता है इसमें। तो जब संसद में कोई भी अधिनियम पारित नहीं होता है, अर्थात कि अभी वह कानून नहीं बना है, तो कानून बनने की पहले की प्रक्रिया उसकी क्या है, बिल कहलाती है, अर्थात कि वह विधेयक कहलाता है। जैसे कि अभी सीएए संबंधी विधेयक था, क्या था, जो नागरिकता संशोधन संबंधी विधेयक था। क्या हुआ होगा कि सबसे पहले या तो किसी सदन में पास हुआ होगा और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए आया होगा। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है, और जब तक राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए वह क्या कहलाता है, वह विधेयक कहलाता है, अर्थात कि वह बिल कहलाता है। और इसके बाद देखते हैं कि किन किन आयामों से गुजरना होता है किसी बिल को, किन किन आयामों से गुजरना होता है। तो संसद के हमें 3 अंग दिखाई देते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, अर्थात कि प्रेसिडेंट। तो कोई भी विधेयक या तो लोकसभा में पेश किया जाएगा या फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा। क्या है, लोकसभा में पेश किया जाएगा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा, कहीं पर भी पेश हो सकता है। कुछ विधेयक ऐसे हैं जो सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकते हैं, परंतु जो नॉर्मली है वह किसी भी सदन में पेश हो सकते हैं। तो देखते हैं, माना कि कोई भी विधेयक लोकसभा में पहले पेश किया गया और लोकसभा में उसे 1/2 बहुमत से पारित भी कर दिया गया है। क्या है, लोकसभा में उसे 1/2 बहुमत से पारित कर दिया है। इसके बाद यह विधेयक कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा, और माना कि राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया है। क्या है, राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया है। तो इसके बाद यह कहाँ पर जाएगा, यह राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति को इसके संबंध में 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। या तो वह क्या करेगा, पारित कर देगा विधेयक को, अर्थात कि अपने हस्ताक्षर कर देगा, और क्या होगा, वह विधेयक एक्ट बन जाएगा। और साथ ही यह यदि पारित ना करे तो वह अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। क्या है, वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो वीटो शक्तियां इसको कौन कौन से प्राप्त हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। 3 प्रकार की वीटो शक्तियां दिखाई देती हैं हमें राष्ट्रपति के संबंध में। पहली है अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो, और सेकंड है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, और इसके बाद है पॉकेट वीटो, अर्थात कि हम जेबी वीटो भी कहते हैं इसको। क्या है, जेबी वीटो भी इसको कहते हैं। तो हम लोग ने राष्ट्रपति जब पढ़ रहे थे तब इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा भी था। आप थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। आत्यांतिक वीटो में क्या है कि राष्ट्रपति उसको अस्वीकार कर देता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, तो वह विधेयक रद्द हो जाएगा, क्योंकि किसी भी विधेयक को एक्ट बनने के लिए उसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, अर्थात कि भारत के राष्ट्रपति, तीनों अंगों से पारित होना चाहिए। क्या है, लोकसभा से भी पारित होना चाहिए, राज्यसभा से भी पारित होना चाहिए, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, तभी वह बिल एक्ट बनता है। इन तीनों में से किसी एक की भी उसे अनुमति नहीं मिलती है तो वह समाप्त हो जाता है। माना कि प्रेसिडेंट ने से क्या किया, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर दिया और इसे अस्वीकार कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह विधेयक रद्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। परंतु सामान्यतः स्थिति में देखा गया है कि राष्ट्रपति इसका प्रयोग नहीं करता है। और सेकंड देखते हैं निलंबनकारी वीटो। क्या है, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का क्या अर्थ है कि इसमें राष्ट्रपति
किसी भी विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। क्या है? राष्ट्रपति संसद में किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि पुनर्विचार के लिए विधेयक भेजा गया है और उसे संसद दोबारा से पास कर देती है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। क्या है कि यदि संसद दोबारा से उसे उसी प्रकार से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। और थर्ड है JBB2। इसका प्रयोग अभी तक मात्र एक ही बार किया गया है और किसने किया था? यह प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बनता है। ज्ञानी जेलसी ने किया था। किसने? ज्ञानी जेलसी ने। यह पहले सिख राष्ट्रपति भी थे। इन्होंने डाक संबंधी विधेयक था, डाक संबंधी विधेयक कब किया था इसको प्रयोग? तो 1986 ईस्वी में किया था। डाक संबंधी विधेयक पर ज्ञानी जेलसी ने JBB2 का सबसे पहले प्रयोग किया था। अर्थात कि इसमें ना तो वह स्वीकृति देता है और ना ही अस्वीकृति देता है, बल्कि अपने पास सुरक्षित रख लेता है। क्या है? ना तो वह स्वीकृति देता है ना ही अस्वीकृति देता है, बल्कि अपने पास सुरक्षित रख लेता है। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति के वीटो पावर को भी देखा है और देखते हैं कि और क्या प्रश्न हमारे एग्जाम्स में से संबंधित बन सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर हम लोग बहुमत को भी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुमत शब्द जो है बार बार प्रयोग में होगा। थोड़ा लंबा वीडियो लेक्चर बन सकता है। यह आपके एग्जाम्स में बहुत ही अधिक बार प्रश्न पूछा जाता रहा है, जो कि विधेयकों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते रहे हैं। इसलिए हम लोग विधेयकों को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। विधेयक क्या है? कानून निर्माण की प्रक्रिया है, अर्थात कि संसद के द्वारा कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, शुरुआती प्रक्रिया है, उसे हम विधेयक कहते हैं। देखते हैं बहुमत। बहुमत तो बहुमत से तात्पर्य है कि यदि हम लोकसभा की बात करें, अभी वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो 543 सीटें हैं, क्योंकि 2 सदस्य तो जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो उनको हम लोग नहीं लेते हैं। यहाँ पर 543 सदस्यों में से 1/2 प्लस 1 सीटें होनी चाहिए, अर्थात कि जिसके पास भी 1/2 अर्थात कि आधी से 1 सीट अधिक है तो वह अपनी सरकार बना सकता है। तो इसमें यदि हम बात करें कि 543 का आधा कितना होगा, तो 271 होगा समथिंग। क्या है? 271 पॉइंट कुछ होगा। तो इसमें हम एक अधिक सीट देखते हैं तो कितना होगा? 272 सीटें। यह बहुमत कहाँ का होगा? लोकसभा का बहुमत होगा। और यदि हम राज्यसभा के बहुमत की बात करें, राज्यसभा का बहुमत, तो राज्यसभा का बहुमत से क्या तात्पर्य है कि राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीटें हैं और इसमें से यदि किसी विधेयक को पारित करवाना है तो 1/2 सीटों से यह विधेयक पारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी सदस्यों में से 1/2 का होना चाहिए। उस समय माना कि 300 सदस्य मौजूद हैं लोकसभा में। क्या है? 545 में से 300 सदस्य लोकसभा में मौजूद हैं। और दोनों विधेयकों को देख लेते हैं, जो 1/2 बहुमत से पारित होने होते हैं और जो 2/3 बहुमत से पारित होने होते हैं। तो देखते हैं जो 300 सदस्य हैं लोकसभा के, वह लोकसभा में उपस्थित हैं। कितने? 545 सदस्यों में से मात्र 300 सदस्य ही उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर किसी विधेयक पर वोटिंग होने होती है तो 1/2 बहुमत से क्या तात्पर्य होगा कि 300 का 1/2 अर्थात कि 300 का 1/2 निकाले हम तो कितना होगा? 150 सदस्यों की उसमें स्वीकृति चाहिए होगी। क्या है? 150 सदस्यों की समथिंग स्वीकृति चाहिए होगी। और 2/3 बहुमत से क्या तात्पर्य है कि 300 का यदि हम 2/3 बहुमत निकालें तो कितना होगा? 200 होगा। अर्थात कि यदि किसी विधेयक पर 2/3 बहुमत का प्रस्ताव पारित होना होगा तो उसे कम से कम 200 लोगों की अनुमति मिलनी आवश्यक होती है। यदि साधारण विधेयक है तो उसे 1/2 बहुमत, और यदि 2/3 बहुमत से पारित होना हो तो उसे 200 लोगों की अनुमति मिलना आवश्यक है, तभी वह बिल लोकसभा में पारित माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग इसको समझ चुके होंगे। यह सदस्य संख्या है, क्योंकि डेली की डेली जो है सदस्य संख्या चेंज होती रहती है। कोई सदस्य आया है या नहीं आया है तो उपस्थित जितने भी सदस्य होते हैं उनका आधा निकाला जाता है, उनका 2/3 भाग निकाला जाता है, ना कि पूरे सदस्यों में से निकाला जाता है। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग विधेयकों को, जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग साधारण विधेयक को। देखते हैं साधारण विधेयक को। साधारण विधेयक, इसको हम ऑर्डिनरी बिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी बिल भी कहते हैं। तो साधारण विधेयक क्या है कि यह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यह लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पहले पेश किया जा सकता है, मतलब कि किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और सेकंड क्या है? इसे मात्र 1/2 बहुमत से
पारित करना होता है। साधारण बहुमत का क्या तात्पर्य है कि उस बहुमत को 1/2 से पारित करना चाहिए, कि जो सदन में उपस्थित सदस्य हैं उसके आधे सदस्यों के द्वारा कम से कम पारित होना चाहिए। और देखते हैं क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति कब लेनी होती है साधारण विधेयक के संबंध में। तो आपको आर्टिकल 3 के संबंध में, आर्टिकल 3 में यदि आपको कोई भी परिवर्तन करना है, आर्टिकल 3 में हम लोगों ने क्या देखा था, तो किसी राज्य की नाम सीमा क्षेत्र आदि में कोई भी परिवर्तन करना है तो वह आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत यदि आपको कोई भी परिवर्तन करना है तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति कब लेनी होगी, तो आर्टिकल 3 में यदि आपको कोई भी संशोधन करना है तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके बाद क्या है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान भी हो सकता है। क्या है, संयुक्त बैठक का भी प्रावधान हो सकता है। कब प्रावधान होगा, माना कि लोकसभा ने उसे पारित कर दिया है, इसके बाद वह कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा ने उसे पारित नहीं किया है और ना ही अस्वीकार किया है। क्या किया है, ना ही तो इसे पारित किया है और ना ही अस्वीकार किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा दोनों सदनों के बीच में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्या है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक में क्या होता है कि दोनों सदनों की, माना कि ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, तो इनकी संयुक्त बैठक होती है और जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उनका 1/2 बहुमत से उस विधेयक को पारित करवाया जाता है। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, यह भी प्रश्न बना है कि बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। क्या है, राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। यदि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। तो हम लोगों ने साधारण विधेयक के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि पीसीएस एग्जाम में से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और सभी एग्जाम्स में जो संयुक्त बैठक वाला प्रावधान है यह हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। नॉर्मल एग्जाम्स में भी पूछा गया है और बड़े लेवल के एग्जाम में भी पूछा गया है। और इसके बाद देखते हैं हम लोग धन विधेयक को। और धन विधेयक की जो तीनों श्रेणियां हैं उनको हम साथ में देखने का प्रयास करते हैं। क्या देखते हैं, फाइनेंस बिल को। फाइनेंस बिल, इसको हम लोगों ने 3 पार्टों में देखा था। सबसे पहला क्या था, मनी बिल। क्या था, मनी बिल। और सेकंड है फाइनेंस बिल कैटेगरी फर्स्ट। और थर्ड है फाइनेंस बिल सेकंड कैटेगरी। तो देखते हैं इनकी क्या प्रक्रियाएं हैं जो संसद के द्वारा औपचारिक रूप से निभाई जाती हैं। तो प्रक्रियाओं को देखते हैं कि मनी बिल के संबंध में लोकसभा को बहुत ही अधिक शक्तियां प्राप्त हैं राज्यसभा की तुलना में। यह किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 110 ए के तहत वर्णित है। फाइनेंस बिल 117 ए के तहत वर्णित है और यह 117 सी के तहत वर्णित है। हम लोगों ने इनके अंतर को समझ ही लिया है। पहले देखते हैं मनी बिल। यह केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। क्या है, यह केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है, केवल लोकसभा में। और कब, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। यह प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बने हैं। दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है कि यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। और यही 2 पॉइंट हमें फाइनेंस बिल फर्स्ट कैटेगरी में भी दिखाई देते हैं कि यह लोकसभा में ही पेश हो सकते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश होते हैं। क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश होते हैं। और यहाँ पर देखते हैं इसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद यह किसी भी सदन में पेश हो सकते हैं, चाहे लोकसभा में पेश हो सकते हैं और राज्यसभा में भी पेश हो सकते हैं। इसके बाद यह साधारण विधेयक की तरह ही कार्य करता है और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं साधारण विधेयक की तरह ही होती हैं। क्या है, हम लोगों ने क्या देखा, यह केवल लोकसभा में ही पारित हो सकता है, पेश हो सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। यह भी लोकसभा में पेश हो सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए और इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति तो चाहिए ही और यह किसी भी सदन में पेश हो सकता है। इसके अलावा देखते हैं कि राज्यसभा को कम शक्तियाँ प्राप्त हैं और लोकसभा को
अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। यदि यह कोई जवाब नहीं देती है, ना तो स्वीकार करती है ना ही अस्वीकार करती है, तो क्या है 14 दिनों तक इसे रखा जाएगा और 14 दिनों के बाद क्या है इसे पारित मान लिया जाता है। और इसके संबंध में इसे क्या प्रक्रिया है, तो ये लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके बाद यह साधारण विधेयक की तरह कार्य करता है। क्या है, साधारण विधेयक की तरह कार्य करता है कि यह लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है 1/2 बहुमत से, और फिर राज्यसभा के द्वारा भी इसे पारित होना होगा 1/2 बहुमत से। और इसमें राज्यसभा को कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसे 14 दिनों तक के अंदर स्वीकार करना होगा या अस्वीकार करना होगा। साधारण विधेयक की तरह ही उसे मानने या न मानने का अधिकार है। और इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा है कि लोकसभा और राज्यसभा को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो जाते हैं साधारण विधेयक की तरह। जैसे कि अभी हम लोगों ने साधारण विधेयक में देखा, लोकसभा उसे स्वीकार भी सकती है और अस्वीकार भी सकती है, राज्यसभा उसे स्वीकार भी सकती है, अस्वीकार भी सकती है। सेम वैसे ही प्रोसेस चलती है जैसे कि हम लोगों ने साधारण विधेयक के संबंध में देखा है। और देखते हैं, इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होगा। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होगा, क्योंकि जब गतिरोध उत्पन्न ही नहीं होगा तो संयुक्त बैठक भी नहीं होगी। संयुक्त बैठक कब होती है, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर हमें गतिरोध जैसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा के द्वारा इसे 14 दिन के बाद स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। और यहाँ पर क्या है, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि यह साधारण विधेयक की तरह ही कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर हमें संयुक्त बैठक दिखाई देती है, अर्थात कि संयुक्त बैठक हो सकती है। कौन बुलाता है संयुक्त बैठक, तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और यहाँ पर भी हमें संयुक्त बैठक देखने को मिलती है। संयुक्त बैठक, यहाँ पर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 108 के तहत, यहाँ पर भी आर्टिकल 108 के तहत। तो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन विधेयक। क्या देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक। यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार हमारे एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। क्या है, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक अर्थात कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। किस आर्टिकल के तहत इसका वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत इसका वर्णन किया गया है। और जो हम लोगों ने पहले क्या क्या देखा है, साधारण विधेयक देखा है और वित्त विधेयक देखा है। तो दोनों ही के संबंध में हमें साधारण बहुमत से पारित होना होता है कोई भी विधेयक। क्या है, साधारण बहुमत से कोई भी विधेयक पारित करना होता है। परंतु यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित करना होगा। क्या है, 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित करना होता है। तो देखते हैं संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। तो यह हमें मेन रूप से 2 प्रकार के दिखाई देते हैं, और जो तीसरा है उसको तो हम लोग पहले देख ही चुके हैं। भारत का संविधान कैसा है, कठोर भी है और लचीला है। कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं, और कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जो आसानी से नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा आर्टिकल 3 के संबंध में कि मात्र साधारण विधेयक से ही उसे संशोधित किया जा सकता है। क्या है, मात्र साधारण विधेयक से ही उसे संशोधित किया जा सकता है। परंतु जो साधारण विधेयक से संशोधन नहीं होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से साधारण विधेयक से संशोधित नहीं होते हैं, जैसे कि संविधान में कोई संशोधन करना हो, संविधान में संशोधन करना हो, और संघीय व्यवस्था में परिवर्तन करना हो, संघीय व्यवस्था में परिवर्तन करना हो। तो संविधान में संशोधन करने के लिए तो आपको मात्र 2/3 बहुमत से ही पारित करना होगा। क्या है, 2/3 बहुमत से ही पारित करना होगा। और यहाँ पर एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है कि आपको 2/3 बहुमत से तो पारित करना ही होगा संसद के द्वारा, अर्थात कि लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट की भी अनुमति मिलनी चाहिए। इसके अलावा और क्या है कि जितने भी राज्य हैं उनके 1/2 राज्यों के द्वारा इसे पारित होना चाहिए। क्या है, 1/2 राज्यों के द्वारा पारित होना चाहिए, अर्थात कि वर्तमान में भी 28 राज्य हैं, तो कम से कम 14 राज्यों के द्वारा इसे पारित किया जाना चाहिए यदि कोई भी संघीय व्यवस्था में परिवर्तन करना होता है। जैसे कि हमें राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों को बढ़ाना है, और ऐसे बहुत सारे संघीय व्यवस्था में परिवर्तन किए जाते हैं जो 2/3 बहुमत से और साथ ही साथ 1/2 बहुमत से
पारित करवाना होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लोग जीएसटी से देख सकते हैं कि जीएसटी को सभी राज्यों से भी पारित करवाया गया था और साथ ही साथ भारत सरकार ने भी इसे पारित किया था। और देखते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के संबंध में एक और जो मुख्य रूप से बात है जो हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती रही है कि राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्या है? राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कहाँ पर? संविधान संशोधन संबंधी विधेयक में। ना तो यहाँ पर कर सकता है, ना ही यहाँ पर कर सकता है। तो यह प्रश्न बनता है कि 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक में वीटो का उपयोग नहीं कर सकता है। क्या है? राष्ट्रपति संविधान संशोधन संबंधी विधेयक में वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इससे संबंधित हमारे एग्जाम्स में इतने ही प्रश्न महत्वपूर्ण थे। मेरे ख्याल से आप धन विधेयक, वित्त विधेयक को आसानी से समझ चुके होंगे और इसके अंतर को भी समझ चुके होंगे। साधारण विधेयक से संबंधित प्रश्नों को भी आसानी से आपने समझ लिया होगा और जो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है उनको भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी इसी तरीके के वीडियो लेक्चर डाले जाएं आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।